एक आइडिया, एक विचार, क्या वो इतना पावरफुल हो सकता है कि पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल दे और इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक को जन्म दे? चलिए आज हम यूरोप में समाजवाद और क्रांति की इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से रातों रात बदल गई हो। सारे पुराने तौर तरीके, पुराने नियम सब बेकार हो गए। ये जो तस्वीर है ना, ये 19वीं सदी के लंदन की है और ये बिल्कुल वही दिखा रही है। इस बदलाव ने कुछ लोगों को तो बेतहाशा अमीर बना दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को भयानक गरीबी में जीने पर मजबूर कर दिया। तो जब इतनी जबरदस्त गैर बराबरी हो, तो एक सवाल तो उठेगा ही कि क्या समाज को बिल्कुल नए सिरे से ग्राउंड अप बनाना चाहिए? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। 19वीं सदी के यूरोप के लिए यह सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल बन गया था, क्योंकि फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों ने जो झटके दिए थे, उससे पूरा समाज हिल चुका था। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। असल में पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। देखिए, औद्योगिकरण से तरक्की तो आई, इसमें कोई शक नहीं। नए शहर बसे, रेलवे लाइनें बिछीं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कारखानों में मर्द, औरतें, यहां तक कि बच्चे भी काम कर रहे थे। काम के घंटे बहुत लंबे थे और मजदूरी ना के बराबर। बेरोजगारी आम थी और रहने की जगह और साफ सफाई का तो हाल ही बुरा था। कुल मिलाकर प्रोग्रेस के साथ साथ नई और गंभीर सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो गईं। तो अब जब हालात इतने खराब थे, तो लोग हल ढूंढ रहे थे और इसी खोज में 3 अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज सामने आए। तीनों का कहना था कि हमारे पास सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं कि 3 रास्ते कौन से थे। तो एक तरफ थे लिबरल्स, यानी उदारवादी। ये चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन धीरे धीरे। इनका जोर था व्यक्तिगत अधिकारों पर, लेकिन वोट देने का हक ये सिर्फ प्रॉपर्टी वाले मर्दों को ही देना चाहते थे। फिर थे रेडिकल्स। ये चाहते थे कि सरकार देश की ज्यादातर आबादी यानी मेजॉरिटी के हिसाब से बने, और हाँ, ये महिलाओं के वोट देने के अधिकार के भी पक्ष में थे। और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स, यानी रूढ़िवादी। ये लोग लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि बदलाव अगर हो भी तो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए और हमें अपने अतीत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इन 3 रास्तों के अलावा एक चौथा रास्ता भी था। एक ऐसा आइडिया जो इन सब से कहीं ज्यादा रैडिकल, कहीं ज्यादा क्रांतिकारी था। ये एक ऐसा विचार था जो सिर्फ छोटे मोटे बदलावों की बात नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे के पूरे नए इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बुनियाद पर ही सवाल उठा रहा था। ये विचारक, जिन्हें हम समाजवादी या सोशलिस्ट कहते हैं, उनका साफ कहना था कि प्रॉब्लम कुछ कानूनों या नीतियों में नहीं है, प्रॉब्लम तो पूरे सिस्टम में ही है, और इसलिए हल भी पूरे सिस्टम को बदलने से ही आएगा। तो समाजवाद का सबसे कोर आइडिया क्या था? वो था प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी निजी संपत्ति का विरोध। समाजवादियों का तर्क था कि असली जड़ तो यही है। जब फैक्ट्रियों और जमीन जैसी चीजों के मालिक कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, तो वो उन लोगों का शोषण करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और इसी से सारी गैर बराबरी पैदा होती है। और यहीं पर एंट्री होती है कार्ल मार्क्स की, जो शायद सबसे प्रभावशाली समाजवादी विचारक थे। मार्क्स ने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये असल में एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, पूंजीवादी समाज। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां फैक्ट्रियों जैसी चीजें प्राइवेट हैंड्स में हैं और उनका एकमात्र मकसद है मुनाफा कमाना। और मार्क्स के मुताबिक ये मुनाफा आता कहां से था? ये आता था सीधे सीधे मजदूरों के शोषण से। तो मार्क्स का मानना था कि इतिहास असल में अमीर और गरीब यानी अलग अलग क्लासेस के बीच की लड़ाई है, और ये लड़ाई एक दिन क्रांति लाएगी। और उस क्रांति का नतीजा क्या होगा? एक कम्युनिस्ट समाज, एक ऐसा भविष्य जहां मजदूरों की जीत होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और सारी संपत्ति पर पूरे समाज का कंट्रोल होगा। और ये जो क्रांतिकारी विचार था ना, ये आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गया, खासकर उन शहरों में जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं। इसने मजदूरों को हिम्मत दी। वो अब ऑर्गेनाइज होने लगे, यूनियनें बनाने लगे और बेहतर मजदूरी, बेहतर काम के हालात और अपने राजनीतिक हक के लिए आवाज उठाने लगे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये बदलाव कितनी तेजी से आया। 1870 के दशक में समाजवादी विचारों को कोऑर्डिनेट करने के लिए सेकेंड इंटरनेशनल जैसा संगठन बना। 80 और 90 के दशक में इंग्लैंड और जर्मनी में मजदूरों ने अपने संघ बनाए। 1905 तक तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन गई और 1914 आते आते पूरे यूरोप की संसदों में समाजवादी पार्टियों की अच्छी खासी मौजूदगी थी। मतलब कुछ ही दशकों में ये फ्रिंज आइडिया से एक मेन पॉलिटिकल फोर्स बन गए।
बीच में 1871 में पेरिस कॉम्यून जैसी घटनाएं भी हुईं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पेरिस के मजदूरों और क्रांतिकारियों ने शहर पर कब्जा कर लिया था। हाँ, ये बात और है कि इसे बाद में बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने एक बात साबित कर दी कि मजदूरों की सरकार बनना मुमकिन है, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए क्रांति का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। लेकिन एक मजेदार बात देखिए, 1914 तक समाजवादी पार्टियां इन्फ्लुएंशियल तो हो गई थीं, पर यूरोप में कहीं भी वो सरकार नहीं बना पाई थीं। पावर अभी भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के पास ही थी। उनका असली लक्ष्य यानी सरकार बनाना अभी भी दूर था, लेकिन फिर अचानक पासा पलट गया, और वो भी एक ऐसी जगह जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति का स्टेज तैयार हुआ रूस में। अब सवाल ये है कि ये इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों था? वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर समाजवादी थ्योरिस्ट्स का मानना था कि क्रांति तो जर्मनी या ब्रिटेन जैसे किसी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल देश में होगी, रूस जैसे पिछड़े खेतीहर देश में नहीं। तो 1914 का रूस कैसा था? उस पर ज़ार निकोलस द्वितीय का शासन था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसमें कई अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे, और यहाँ ज़ार की हुकूमत चलती थी, मतलब सारी की सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में। किसी भी तरह के पॉलिटिकल ऑपोजिशन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और ये आंकड़ा देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। रूस की 85% आबादी, 85% खेती-बाड़ी से अपना गुजारा करती थी। अगर इसकी तुलना फ्रांस या जर्मनी से करें तो वहां ये आंकड़ा सिर्फ 40 से 50% था। इसका सीधा मतलब था कि रूस में किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो ज्यादातर गरीबी में जी रही थी और जमीन सुधारों के लिए तरस रही थी। तो जाहिर है ये हालात रूस को उन इंडस्ट्रियल देशों से बिल्कुल अलग बनाते थे जहां समाजवाद का विचार पैदा हुआ था। अब रूस के समाजवादियों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें यह सोचना था कि मार्क्स के विचारों को एक ऐसे समाज पर कैसे लागू किया जाए जहां ज्यादातर लोग किसान थे, फैक्ट्री मजदूर नहीं। ये दो तस्वीरें ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही हैं। एक तरफ हैं ज़ार निकोलस द्वितीय अपने शाही अंदाज में, और दूसरी तरफ है आम रूसी मजदूर एक भीड़ भरे कमरे में खाना खाते हुए। इन दोनों के बीच की गहरी खाई, जो जबरदस्त गैर बराबरी थी, वो साफ दिखाई देती है। और इसी तनाव भरे माहौल में अक्टूबर 1917 में वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समाजवादियों ने रूस में सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये एक घटना जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, इसने सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरी 20वीं सदी की दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। तो सवाल फिर वही है, पहली सफल समाजवादी क्रांति एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल देश में क्यों नहीं हुई जैसा कि सब सोच रहे थे? ये यूरोप के कोने में बसे एक खेतीहर साम्राज्य में क्यों हुई? इस पहेली को समझना ही असल में ये समझना है कि कैसे 19वीं सदी के ये पावरफुल आइडियाज रूस की ज़मीनी हकीकत से टकराएं, और इसी टकराव ने एक नए दौर की शुरुआत की, एक ऐसा दौर जो संघर्ष, क्रांति और दुनिया को बार बार बदलने की कोशिशों से भरा था। सोचिए, साल 1945 है, वसंत का मौसम। जर्मनी में 11 साल का एक लड़का है, हेलमुट। वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और उसे अपने माता पिता की दबी दबी सहमी हुई आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो किसी बहुत ही भयानक चीज पर बहस कर रहे थे, और ये लफ्ज थे हेलमुट के पिता के, जो शहर के एक जाने माने डॉक्टर थे। और वो अपनी पत्नी से एक ऐसा सवाल पूछ रहे थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या सिर्फ उन्हें अकेले अपनी जान ले लेनी चाहिए? अगले ही दिन हेलमुट के पिता ने वही किया जिसके ख्याल से वो कांप रहे थे। उन्होंने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली और अपने पीछे छोड़ गए एक टूटा हुआ परिवार और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका एक देश। आखिर एक पिता, एक डॉक्टर इस खौफनाक मोड़ तक कैसे पहुंचा, ये समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, जब ये सब शुरू हुआ था। तो इस कहानी का जवाब एक युद्ध के अंत में नहीं, बल्कि उसके पहले वाले युद्ध के अंत से शुरू होता है। ये कोई मामूली सा समझौता नहीं था। करोड़ों जर्मन लोगों के लिए ये एक राष्ट्रीय अपमान था, एक ऐसा जख्म जिसने आने वाले दशकों की दर्दनाक कहानी की नींव रखी। ये सिर्फ जमीन खोना नहीं था, ये ऐसा था जैसे देश के जिस्म से उसके अंग काट दिए गए हों। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को अहम इलाके सौंप दिए गए, जिससे जर्मनी की सीमाएं ही बदल गई और उसकी पहचान कमजोर पड़ गई। जर्मनी से उसके 75% लौ अयस्क यानी आयरन ओर के भंडार छीन लिए गए। सोचिए, एक इंडस्ट्रियल देश के लिए इसका क्या मतलब था?
रातों रात उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी गई थी। लेकिन जमीन और पैसे से भी गहरा घाव था आत्मसम्मान पर। इस संधि ने जर्मनी को युद्ध की पूरी तबाही के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया और उस पर 6 अरब पाउंड से भी ज्यादा का भारी जुर्माना लगा दिया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बोझ नहीं था, ये शर्म का एक बोझ था। तो गुस्से में लोगों ने अपनी ही नई सरकार को नवंबर के अपराधी कहना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। और इसी गुस्से ने लोकतंत्र के विचार के खिलाफ ही एक गहरी नफरत पैदा कर दी। इस राष्ट्रीय अपमान के बाद जो आया वो था पूर्ण आर्थिक पतन। जर्मनी का नया गणराज्य एक ऐसे संकट में घिर गया था जिससे वो कभी उबर ही नहीं पाया। हुआ ये कि जब जर्मनी ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया तो फ्रांसीसी सेना ने उसके सबसे जरूरी औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में जर्मन सरकार ने एक कह सकते हैं बेहद हताश कदम उठाया। उसने अंधाधुंध कागजी नोट छापना शुरू कर दिया। नोटों की इस बाढ़ ने जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर दिया। कीमतें हर घंटे आसमान छू रही थीं और लोगों की जीवन भर की बचत कुछ ही दिनों में कागज के टुकड़ों में बदल गई। अंदाजा लगाइए, 1923 के आखिर तक हालत ये थी कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 9 करोड़ 88 लाख मार्क हो गई थी। इस आर्थिक तबाही को हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। हाँ, बीच में थोड़े समय के लिए उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। 1924 से 1928 के बीच अमेरिकी कर्जों ने जर्मनी को संभालने में मदद की, लेकिन ये स्थिरता जानते हैं रेत पर बने महल जैसी थी। जैसे ही 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, मदद का ये सहारा रातों रात गायब हो गया। और इसका असर बिल्कुल तबाही। 1932 आते आते जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले सिर्फ 40% रह गया था। देश का आर्थिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया था। सड़कों पर बस हताश लोगों की भीड़ थी, जिनके गले में तख्तियां लटकी होती थीं, कोई भी काम करने को तैयार हूं। युवा अपराध की दुनिया में धकेले जा रहे थे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरी निराशा थी। और जब कोई राष्ट्र इस कदर टूट जाता है तो वो एक मसीहा की तलाश करता है। और इसी राष्ट्रीय निराशा को अपनी ताकत बनाने के लिए एक शख्स आगे आया। हिटलर एक करिश्माई और बहुत शक्तिशाली वक्ता था। उसने एक मजबूत राष्ट्र बनाने, वर्साई की संधि के अन्याय को मिटाने और जर्मन लोगों के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने का वादा किया। उसने राजनीति का एक नया, बिल्कुल नाटकीय अंदाज पेश किया। वो दिखावे और भव्यता की ताकत को समझता था। स्वास्तिक वाले लाल झंडे, नाजी सलामी और जोशीले भाषणों के बाद गूंजती तालियां, ये सब एक ऐसी ताकत का प्रदर्शन था जिसकी लोगों को उस वक्त सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। देखिए, हिटलर ने लोगों के गहरे डर और असुरक्षा को पहचाना। उसने उनकी हताशा को एक मकसद दिया। एक ऐसी दुनिया में जो बिखरी हुई लग रही थी, उसने व्यवस्था का वादा किया, नफरत करने के लिए एक साझा दुश्मन दिया और एक गौरवशाली भविष्य का सपना दिखाया। और बस यहीं हम वापस आते हैं हेलमुट के पिता की कहानी पर। वो भी उन लाखों जर्मनों में से एक था जिसने हिटलर के वादे पर आंख बंद करके भरोसा किया था। उसने उस सपने का उसके भयानक अंत तक पीछा किया था और अब हार के सामने वो अंजाम से डर रहा था। वो जानता था कि नाजियों ने क्या किया था और उसे डर था कि अब दुनिया उनके साथ भी वही करेगी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि आर्थिक तबाही, राष्ट्रीय अपमान और राजनीतिक अस्थिरता का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। एक ऐसी उपजाऊ जमीन जो डर और नफरत को हथियार बनाने वाले किसी भी नेता को सत्ता तक पहुंचा सकती है। ओनली एनसीईआरटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री के एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर को समझने वाले हैं, फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां राजा जो बोल दे वही कानून बन जाए, जहां आपका जन्म है तय कर दे कि आप जिंदगी भर क्या करेंगे, और जहां एक रोटी की कीमत आपकी जान की कीमत बन सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही हकीकत थी 18वीं सदी के फ्रांस की। एक ऐसा समाज जो बस एक धमाके के इंतजार में था। तारीख थी 14 जुलाई 1789। पेरिस की गलियों में ना अफवाहों और डर का माहौल था। एक खबर आग की तरफ फैल गई
कि राजा ने सेना को हुक्म दिया है कि वो आम लोगों पर गोलियां चला दे। अब इसके जवाब में क्या होता है, करीब 7,000 लोग, मर्द औरतें सब मिलकर हथियारों की खोज में बैस्टिल के किले पर धावा बोल देते हैं। देखिए, बैस्टिल सिर्फ एक किला नहीं था, वो राजा की उसकी बेहिसाब ताकत का एक सिंबल था, और उस दिन वो लोगों के गुस्से का सबसे बड़ा निशाना बन गया। लेकिन एक मिनट, ये जो हमला हुआ, ये जो हिंसा हुई, ये कहानी की असली शुरुआत नहीं थी। नहीं, ये तो बस एक धमाका था। असल कहानी तो उस बारूद की है जो सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बारूद जमा कैसे हुआ, और वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इसे आग लगा दी। चलिए, आज इसी विद्रोह की जड़ों को खोद कर देखते हैं। तो इस क्रांति का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था पैसा। जी हाँ, पैसा। कहानी शुरू होती है साल 1774 से, जब एक नया नवेला राजा गद्दी पर बैठा और उसे विरासत में मिला एक बिल्कुल खाली खजाना। देखिए, जब लुई 16 राजा बना तो उसकी उम्र महज 20 साल थी, और उसे मिला क्या? एक खाली तिजोरी। फ्रांस दशकों से लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा था, जिससे सारा पैसा खत्म हो चुका था। और तो और, उन्होंने अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ जाकर अमेरिकियों की मदद कर दी। ये फैसला उन्हें बहुत बहुत भारी पड़ा। सिर्फ इस एक मदद की वजह से देश पर 10 अरब लिवरे का कर्ज और चढ़ गया। लिवरे उस वक्त फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। हालत इतनी पतली हो गई थी कि जो लोग सरकार को कर्ज देते थे, वो अब 10% का भारी भरकम ब्याज वसूलने लगे थे। तो अब सोचिए, सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा था। ऐसे में सरकार के पास क्या रास्ता बचता है? बस एक ही, टैक्स बढ़ा दो। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अब आना था कि ये बढ़ा हुआ टैक्स देगा कौन? और इस सवाल का जवाब कि टैक्स कौन देगा, वो छिपा था खुद फ्रांस के समाज के स्ट्रक्चर में। उस समय एक सिस्टम चलता था जिसे ओल्ड रिजीम कहते थे, और इस सिस्टम की खास बात ये थी कि यहाँ आपकी हैसियत आपके टैलेंट से नहीं बल्कि आपके जन्म से तय होती थी। तो ये समाज जो था, ये मोटे तौर पर 3 हिस्सों या कह लीजिए 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। और इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी और सबसे गलत बात थी, वो ये थी कि इसमें अधिकार और जिम्मेदारियां बराबर नहीं बंटी थीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जरा इस कार्टून को देखिए। ये उस जमाने का एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून है, और ये कमाल के तरीके से दिखाता है कि पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता था। इसमें जो कुलीन वर्ग है, मतलब जो अमीर लोग हैं, वो एक मकड़ी की तरह है, आराम से बैठा हुआ, और किसान वो एक मक्खी की तरह हैं, जो उस मकड़ी के जाल में फंसकर अपना सब कुछ लुटा रहा है। मतलब शोषण को दिखाने का इससे अच्छा विजुअल तरीका क्या हो सकता है? तो असल में ये 3 एस्टेट्स थे कौन? चलिए देखते हैं। पहला एस्टेट था पादरियों का, यानी चर्च के लोग। दूसरा एस्टेट था कुलीन वर्ग, यानी बड़े बड़े अमीर जमींदार। इन दोनों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जी एक भी नहीं। और फिर आता था तीसरा एस्टेट। इसमें कौन था? इसमें थे बाकी सब, फ्रांस की 97% आबादी, व्यापारी, किसान, मजदूर, वकील, सब के सब। और सारे टैक्स चुकाने का बोझ किसके ऊपर था? जाहिर है, इन्हीं के कंधों पर। तो एक तरफ ये नाइंसाफी वाला सिस्टम और दूसरी तरफ सरकार का खाली खजाना। इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? वो जो 97% आबादी थी, उनके लिए तो हर एक दिन जीना एक जंग जैसा था। हुआ ये कि 1789 आते आते फ्रांस की आबादी काफी बढ़ गई थी। ये करीब 2.8 करोड़ हो गई थी, जबकि 1715 में ये सिर्फ 2.3 करोड़ थी। अब देखिए, आबादी बढ़ेगी तो खाने की मांग भी बढ़ेगी, है ना, खासतौर पर अनाज की। और इसी वजह से देश की फूड सप्लाई पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा था। और इसी दबाव की वजह से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसे इतिहासकार कहते हैं जीविका संकट। अब ये क्या होता है? ये एक बहुत ही खतरनाक हालत होती है जब लोगों के लिए अपने गुजारे के बेसिक साधन जुटाना भी मुश्किल हो जाए। मतलब जब 2 वक्त की रोटी कमाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन जाए। और ये संकट ना एक विशिष्ट साइकिल की तरह काम करता था। इसको समझिए, सबसे पहले फसल खराब होती थी, उससे क्या होता? अनाज की कमी हो जाती थी। फिर पाव रोटी जैसी जो रोजमर्रा की चीजें थी, उनके दाम आसमान पर पहुंच जाते थे। नतीजा, जो सबसे गरीब मजदूर और किसान थे, वो उसे खरीद ही नहीं पाते थे। फिर भूखमरी से शरीर कमजोर होते, बीमारियां फैलती, और कई बार तो खाने के लिए दंगे तक हो जाते थे। ये एक ऐसा भयानक चक्र था जो बार बार चलता ही रहता था। तो अब तक हमारे पास क्या क्या है? एक कंगाल सरकार,
एक ऐसा समाज जिसमें भयंकर नाइंसाफी है और भूखे लोग। लेकिन सिर्फ गुस्से से क्रांति नहीं होती। गुस्से को क्रांति में बदलने के लिए एक और चीज की जरूरत थी, और वो थे नए आइडियाज, नए विचार। उसी तीसरे एस्टेट के अंदर ना एक नया ग्रुप उभर रहा था। ये लोग पढ़े लिखे भी थे और अमीर भी, यानी मिडिल क्लास। इसमें व्यापारी थे, वकील थे, बड़े अफसर थे। इन लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा तो खूब कमा लिया था, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी थी, पावर। और पावर क्यों नहीं थी? क्योंकि उस सिस्टम में पावर जन्म से मिलती थी, मेहनत या पैसे से नहीं। और यही वो लोग थे जो नए क्रांतिकारी विचारों को सबसे तेजी से अपना रहे थे। जॉन लॉक, जैक रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इन जैसे फिलोसोफर्स के आइडियाज ने इस मिडिल क्लास को एक नई सोच दी। उन्हें ये समझने में मदद की कि एक अलग, एक बेहतर समाज भी बनाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं रूसो का। रूसो ने एक जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो राजा और प्रजा के बीच का कोई सौदा नहीं है, बल्कि सरकार लोगों और उनके चुने हुए नुमाइंदों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक सामाजिक समझौता होना चाहिए। अब ये बात उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। इसने राजा के ईश्वरीय अधिकार वाले पूरे कॉन्सेप्ट को ही सीधी चुनौती दे दी। और यहाँ से हमें पता चलता है कि सोच में कितना बड़ा फर्क आ रहा था। देखिए, पुराना आइडिया क्या था? यही कि राजा को राज करने की ताकत भगवान से मिली है और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने, जो अमेरिका के संविधान से काफी प्रभावित थे, एक बिल्कुल नया मॉडल सामने रखा। उन्होंने कहा, नहीं, सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हम वापस वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। एक तरफ खाली खजाना और ज्यादती भरे टैक्स, दूसरी तरफ जन्म के आधार पर बटा हुआ समाज, तीसरी तरफ भूख से बिलखते लोग, और इन सब के ऊपर आजादी और बराबरी के नए जोरदार विचार। तो जरा सोचिए, जब ये सारी ताकतें एक साथ एक ही वक्त पर टकराएंगी तो क्या होगा? वही होगा जो हुआ। बैस्टिल का किला ढह जाएगा और एक क्रांति जन्म लेगी। आज बात करते हैं भारत के उन अदृश्य घुमंतु लोगों की। जी हां, हम चरवाहों की बात कर रहे हैं। कभी सोचा है ये कौन लोग हैं जो अपने जानवरों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह बस चलते ही रहते हैं? एक ऐसी जिंदगी जो हम में से ज्यादातर लोगों की नजरों से, आप कह सकते हैं, छिपी ही रहती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये घुमंतु चरवाहे हैं कौन और क्यों इनकी कहानियां, इनका इतिहास अक्सर अनदेखा, अनसुना रह जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जो एक जगह टिककर नहीं रहते, चरागाहों की तलाश में अपने जानवरों, भेड़, बकरी, ऊंट, मवेशी, इनके झुंड के साथ हमेशा सफर में रहते हैं। अब देखिए, भारत में इन्हें देखना कितना आम है ना? लेकिन हैरानी की बात है कि इतिहास की किताबों में या इकोनॉमी की चर्चा में इनका जिक्र भाई ना के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे इनकी जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं। अच्छा, तो अब जरा इनकी जिंदगी में और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि कैसे इन लोगों का पूरा जीवन मौसम और जमीन की लय के साथ बंधा हुआ है। चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं पहाड़ों से। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवालों की मिसाल लेते हैं। सोचिए, जब सर्दियों में ऊंचे पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं तो ये लोग अपने झुंड के साथ शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं, और फिर जैसे ही गर्मी की आहट होती है, बर्फ पिघलती है, तो ये वापस कश्मीर घाटी के हरे भरे मैदानों की तरफ निकल पड़ते हैं। और ये जो आना जाना है, ये कोई अंदाजे से नहीं होता, ये बिल्कुल नपातोला होता है। हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों को ही देख लीजिए, उनका तो पूरा साल ही इसी चक्र में घूमता है। सर्दियां कटी निचली पहाड़ियों में, और जैसे ही अप्रैल आया वो चल पड़े लाहौल और स्पीति के ऊंचे ऊंचे चरागाहों की तरफ। यहां एक खास शब्द आता है, बुग्याल। ये क्या होते हैं? ये पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर, मतलब करीब 12,000 फीट से भी ऊपर फैले हुए कुदरती घास के मैदान हैं। सर्दियों में तो ये बर्फ से ढके रहते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद यहां ऐसी हरी भरी पौष्टिक घास उगती है कि जानवरों के लिए तो मानो जन्नत हो। तो ये तो हुई पहाड़ों की बात। अब पहाड़ों से उतरते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र के पठारी इलाकों की तरफ। यहां धनगर चरवाहों और कोंकण के किसानों के बीच एक कमाल का रिश्ता देखने को मिलता है। होता क्या है कि अक्टूबर तक धनगर अपनी बाजरे की फसल काटते हैं और फिर निकल पड़ते हैं कोंकण की ओर। कोंकण पहुंचकर उनके जानवर खेतों में बची खुची ठूंठ चढ़ते हैं और जमीन को खाद देते हैं।
बदले में कोंकण के किसान उन्हें चावल देते हैं और जैसे ही मॉनसून आने वाला होता है धनगर वापस अपने पठार पर लौट जाते हैं। है ना एक दूसरे के फायदे का सौदा। बिल्कुल परफेक्ट साइकिल। पहाड़ों और पठारों के बाद अब रुख करते हैं तपते रेगिस्तान का। राजस्थान में मिलते हैं रायका समुदाय। इनके जीवन को बर्फ नहीं बल्कि बारिश की अनिश्चितता चलाती है। सोचिए, इनका जीवन कितना मुश्किल और कितना हुनर वाला है। इन्हें ठीक ठीक अंदाजा लगाना होता है कि कहाँ चरागाह मिलेगा, कहाँ पानी होगा, कब निकलना है, कब पहुंचना है। और तो और रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से अच्छे रिश्ते भी बनाकर रखने होते हैं। ये सब एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। लेकिन फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, औपनिवेशिक शासन का दौर। और इस दौर ने इन चरवाहों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि सदियों से चला आ रहा ये जो तालमेल था, ये जो चक्र था, आखिर ये टूटा कैसे? देखिए, सारी समस्या की जड़ थी सोच का फर्क। दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ थे चरवाहे, जिनके लिए चरागाह की जमीन सबकी थी, एक साझा संसाधन। दूसरी तरफ थी औपनिवेशिक सरकार, जिसे हर जमीन पर कोई मालिक चाहिए था ताकि उससे टैक्स यानी लगान वसूला जा सके। जिस जमीन पर खेती नहीं होती थी उसे वो बेकार या बंजर जमीन मानते थे। तो अंग्रेजों ने किया क्या? सबसे पहला काम, उन्होंने चरागाहों को खेती वाली जमीन में बदलना शुरू कर दिया। मकसद साफ था, ज्यादा खेती मतलब ज्यादा लगान। इसके लिए बंजर भूमि नियम जैसे कानून लाए गए और जो जमीन सदियों से सबकी हुआ करती थी उसे कुछ चुनिंदा लोगों को देकर निजी खेत बनवा दिया गया। नतीजा, चरवाहों के लिए चरागाह लगातार कम होते गए। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आया एक और बड़ा झटका, फॉरेस्ट एक्ट्स यानी वन कानून। उस वक्त के एक अंग्रेज फॉरेस्ट ऑफिसर H.S. गिब्सन की ये बात सुनिए। साफ है कि उनकी नज़र में जंगल का मतलब था कीमती लकड़ी। उन्हें लगता था कि अगर जानवर जंगलों में चरेंगे तो नए पेड़ नहीं उग पाएंगे, इसलिए चराई को वो लकड़ी के कारोबार के लिए एक खतरा मानते थे। तो इन सब नीतियों का, इन सब कानूनों का आखिर नतीजा क्या निकला? इन चरवाहों की दुनिया कैसे सिकुड़ गई? इन नए वन कानूनों का असर सीधा सीधा इनकी जिंदगी पर पड़ा। जिन जंगलों को ये अपना घर समझते थे उन्हें आरक्षित या संरक्षित घोषित कर दिया गया। मतलब अब वहां जाना मना था, और जहां जाने की इजाजत मिली भी तो वो भी परमिट के साथ। कब जाना है, कितने दिन रुकना है, सब कुछ तय होता था। एक तरह से उनकी पूरी आज़ादी ही खत्म हो गई और उनका जो सदियों पुराना आने जाने का चक्र था वो टूट गया। अब जाहिर है, जब उनके चारागाह सिकुड़ गए तो जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी उसी पर सारा बोझ आ गया। एक ही जगह पर बार बार जानवर चरने लगे। इससे हुआ ये कि चारे की क्वालिटी खराब होने लगी और जानवरों के लिए खाने की कमी पड़ने लगी। एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नए हालात के हिसाब से खुद को ढाला, अपने रास्ते बदले, जानवरों की संख्या कम की और किसी न किसी तरह अपनी इस सदियों पुरानी जीवन शैली को बचाए रखने के लिए लड़ते रहे। और यहीं आकर हम आज के एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। आज जब जंगल और घास के मैदान इतनी तेजी से बदल रहे हैं तो जीवन जीने के इन प्राचीन और घुमंतू तरीकों की क्या जगह है? हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं? कैसे इनका महत्व समझ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भारत के विशाल जंगलों की और कैसे ब्रिटिश राज ने उनकी पूरी सूरत ही बदल कर रख दी। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज सुबह से अब तक क्या इनमें से कोई चीज इस्तेमाल की है? जैसे किताब का कागज, या जिस मेज कुर्सी पर बैठे हों, खाने में मसाले, चाय या कॉफी, या फिर रबर। ये सब कुछ और बहुत कुछ सीधा जंगलों से ही तो आता है ना? अक्सर हम इस बात पर गौर भी नहीं करते। और ये सारी चीजें हमें मिलती हैं ऐसे ही बेहद समृद्ध इकोसिस्टम से। मतलब ऐसे जंगल जहां हर तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु एक साथ रहते हैं, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। लेकिन क्या हो अगर इन जंगलों को मैनेज करने का जो सिस्टम बनाया गया था वो असल में उनकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उनकी बर्बादी के लिए डिजाइन किया गया हो? ये सवाल ही हमें इस कहानी के दिल में ले जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक साम्राज्य की लकड़ी की प्यास। कैसे शाही नौसेना और फिर रेलवे ने लकड़ी की एक ऐसी मांग पैदा कर दी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। तो हुआ ये कि 1800 के दशक की शुरुआत तक इंग्लैंड में जो ओक के जंगल थे वो तेजी से खत्म हो रहे थे।
अब ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि रॉयल नेवी के जो जहाज थे वो इसी ओक की लकड़ी से बनते थे। मतलब जहाज नहीं तो साम्राज्य नहीं। लेकिन नौसेना की जरूरत तो बस शुरुआत थी। एक इससे भी कहीं बड़ी मांग दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य असल में चलता था पटरियों पर। अब रेलवे का स्केल समझने के लिए एक चीज को समझना जरूरी है, स्लीपर। ये स्लीपर क्या होते हैं? ये वो लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते होते हैं जिन्हें पटरी के नीचे बिछाया जाता है, ताकि पटरियां अपनी जगह पर टिकी रहें। और अब जरा आंकड़े देखिए, हर एक मील, सिर्फ 1 मील रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए करीब 2000 स्लीपर लगते थे, और उससे चलाने के लिए जो ईंधन लगता था वो अलग। ये बहुत ज्यादा लकड़ी है। अब उस 1 मील के हिसाब को भारत में फैले पूरे नेटवर्क से गुणा करके देखिए। 1890 तक भारत में 25,500 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया जा चुका था। सोचिए कितनी लकड़ी लगी होगी। और इस जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए एक पूरा इंडस्ट्रियल स्केल ऑपरेशन खड़ा हो गया। रेलवे की इस भूख को मिटाने के लिए भारत के जंगलों की शक्ल ही बदल दी गई। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में जंगलों की कटाई को सही कैसे ठहराया गया? चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से को देखते हैं, बंजर भूमि को काबू में करना। यहां सोच का एक बुनियादी फर्क था। अंग्रेजों के लिए जंगल एक अनप्रोडक्टिव वेस्टलैंड थे, मतलब बेकार जमीन जिसे साफ करके खेती करनी चाहिए ताकि सरकार को रेवेन्यू मिले। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए वही जंगल उनकी जिंदगी थे। लाखों लोगों के लिए खाना, ईंधन, दवा, सब कुछ वहीं से आता था। और इस औपनिवेशिक सोच का सार आपको रिचर्ड हार्डिंग के इस एक वाक्य में मिल जाएगा। 1896 में उन्होंने कहा, क्या इसे इसके कानूनी मालिकों के हाथों में छोड़ दिया जाना चाहिए जो इसके मूल्य की सराहना नहीं करते? मतलब उनका मानना था कि स्थानीय लोग अपने ही संसाधनों की कीमत नहीं समझते और उनसे ये हक छीन लेना चाहिए। तो इस तथाकथित समस्या का समाधान क्या निकाला गया? एक जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रैंडिस को बुलाया गया और उनका काम था एक ऐसा नया सिस्टम बनाना जिससे जंगलों से लकड़ी निकालने का काम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो सके। इस नए सिस्टम को एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी। पर नाम से धोखा मत खाइए। इसका मकसद जंगलों को बचाना नहीं था, जैसा आज हम कंजर्वेशन के बारे में सोचते हैं। नहीं, इसका सीधा सा मतलब था जो कुदरती जंगल हैं, जहां तरह तरह के पेड़ हैं, उन्हें काटो और उनकी जगह एक ही किस्म के पेड़ सीधी लाइनों में लगाओ, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल लकड़ी के लिए। अब इस नए सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए, इसे लागू करने के लिए जंगलों से जुड़े सारे कानून बदलने जरूरी थे। लोगों और प्रकृति के बीच का जो सदियों पुराना रिश्ता था, उसे कानून के जरिए नए सिरे से लिखा जाना था। और इसी कड़ी में आया 1878 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये एक मील का पत्थर था। इसने भारत के सारे जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले रिजर्व्ड या आरक्षित जंगल। ये सबसे अच्छे और कीमती जंगल थे जहां आम लोगों का जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया। फिर थे प्रोटेक्टेड या संरक्षित जंगल, जहां कुछ पाबंदियों के साथ जाने की इजाजत थी। और आखिर में विलेज या ग्रामीण जंगल, जिन पर भी सरकार का कड़ा नियंत्रण था। इसका नतीजा क्या हुआ? जो काम सदियों से लोग करते आ रहे थे, शिकार करना, अपने मवेशियों को चराना, जंगल से फल, फूल या लकड़ी लाना, ये सब रातों रात गैरकानूनी हो गया। एक पूरा का पूरा जीने का तरीका ही अब अपराध था। और विडंबना देखिए, जिन आदिवासियों और ग्रामीणों के लिए जंगल में घुसना मना था, उन्हीं को काम पर रखा जाता था, उन्हीं जंगलों को काटने के लिए, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए। मतलब वो जंगल जो अब उनके घर का चूल्हा नहीं जला सकते थे, वो साम्राज्य की रेलगाड़ी चला रहे थे। तो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? जब एक जीते जागते जंगल को लकड़ी की फैक्ट्री बना दिया जाए, तो उसकी मानवीय और इकोलॉजिकल कीमत क्या होती है? चलिए इस विरासत को समझते हैं। ये बदलाव बहुत गहरा था। पहले क्या था? एक ऐसा जंगल जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे थे, जो स्थानीय लोगों की ढेरों जरूरतें पूरी करता था। फिर क्या हुआ? वैज्ञानिक तरीके से उसे साफ किया गया। और बाद में क्या बचा? एक मोनोकल्चर बागान, मतलब एक ही किस्म के पेड़ों का खेत, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, लकड़ी पैदा करना। और बात सिर्फ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री तक ही सीमित नहीं थी। 1880 से 1920 के बीच करीब 67 लाख हेक्टेयर जंगल, सोचिए 67 लाख हेक्टेयर जंगल को खेती के लिए साफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार को जमीन से रेवेन्यू यानी कि लगान चाहिए था।
तो कुल मिलाके हुआ ये कि जंगल अब सबकी जिंदगी का साझा हिस्सा नहीं रहा, वो अब सरकार की एक रिजर्व्ड प्रॉपर्टी बन गया था। एक ऐसी संपत्ति जिस पर सिर्फ सरकार का हक था। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये पूरा इतिहास हमें आज एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जंगलों को एक सरकारी फैक्ट्री की तरह देखने की ये जो सोच थी, वो आज कॉन्जर्वेशन, डेवलपमेंट और आदिवासियों के अधिकारों पर होने वाली बहसों को किस तरह से प्रभावित करती है, ये सोचने वाली बात है।